नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट से। इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नवीन राम दारुका जी, जिन्होंने MCH यूरोलॉजी की पढ़ाई की है BHU वाराणसी से। साथ ही डॉक्टर नवीन के पास है 10 सालों का यूरोलॉजी ट्रीटमेंट का अनुभव भी। डॉक्टर नवीन दुर्ग में आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बतौर डायरेक्टर भी संचालित करते हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं डॉक्टर नवीन राम जी से। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है डॉक्टर नवीन राम जी। नवीन राम जी, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन राम दारुका, MS MCH यूरोलॉजिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट भिलाई छत्तीसगढ़ से आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालक आपके सामने आज उपस्थित। मैंने अपनी प्रैक्टिस के 15 साल पूरे किए हैं और काफ़ी लंबे समय से मैं भिलाई में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई BHU, जो काफ़ी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है इंडिया में, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और उसके बाद मैं प्रैक्टिस के 15 साल से काफ़ी पेशेंट हमने डील किए। मैं ये एंडोयूरोलॉजी, स्टोन सर्जरी, प्रोस्टेटिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और ट्रांसप्लांट सर्जरी सब में एक्सपर्टीज है मेरी। इसके अलावा हम लोग इनफर्टिलिटी को भी डील करते हैं। मेल इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को डील करते हैं। हम स्पेसिफिकली अलग से मेंस क्लिनिक भी रन करते हैं, जहाँ पे हम लोग पेशेंट के मेंस रिलेटेड हेल्थ, स्पेसिफिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सबको डिस्कस करते हैं, उसे डील करते हैं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए। काफ़ी पेशेंट हमने ओवर एक्टिव ब्लैडर के देखे हैं और ये बीमारी बहुत कॉमन है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस बीमारी के बारे में पता नहीं होता है कि बीमारी होती क्या है, जिसके कारण से वो ज़्यादातर समय में अपने डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच पाते। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर जो, अगर मैं इससे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब, एज द नेम सजेस्ट, इज द ब्लैडर इज ओवर एक्टिव, मतलब ब्लैडर इज सेंसिटिव और इट इज सुपर सेंसिटिव। मतलब कि ब्लैडर का जो फंक्शन है, यूरिन को स्टोर करना और उससे टाइमली निकालना, इसमें यूरिन बहुत ही जल्दी पेशेंट यूरिन पास करने की इच्छा होने लगती है, क्योंकि ब्लैडर सेंसिटिव हो जाता है। थोड़ा सा यूरिन के ब्लैडर में जमा होता है, पेशेंट फील्स दैट ही हैज टू गो फॉर टू पास यूरिन, सो ही हैज फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे बार बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उन्हें यूरिन जाना पड़ेगा। दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार तक वो यूरिन जाते हैं। नाइट के टाइम में वो 5-7 बार, 10 बार तक यूरिन जाते हैं। अर्जेंसी होती है, तेज यूरिन, अर्जेंसी का मतलब यूरिन काफ़ी तेज लगना, और कभी कभी ये यूरिन इतनी तेज लगती है कि पेशेंट यूरिन को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो इसके बहुत से कारण हैं। स्पेशली ओवर एक्टिव ब्लैडर जो हम लोग बोलते हैं, इसे डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब कि जब सभी कारणों को हम रूल आउट कर देते हैं, जैसा कि इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोन्स हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर की डायग्नोसिस बनती है। मतलब कि ओवर एक्टिव ब्लैडर में कोई स्पेसिफिक कारण नहीं देखा गया है, लेकिन पेशेंटों को होता है। बहुत सी थ्योरी आई है ओवर एक्टिव ब्लैडर को लेकर, जैसा न्यूरोलॉजिकल थ्योरी देखी गई है, लेकिन कोई भी प्रूव्ड थ्योरी नहीं है कि इसी कारण से ओवर एक्टिव ब्लैडर पेशेंटों को होता है। लेकिन इंडिया में ये वर्ल्ड वाइज एक बड़ा चंक है जो ओवर एक्टिव ब्लैडर से अफेक्टेड रहता है। डॉक्टर नवीन राम जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे OAB क्या है? OAB और ओवर एक्टिव ब्लैडर, एज द नेम सजेस्ट, इसका नाम से हमें पता चलता है कि ब्लैडर हैज बिकम ओवर एक्टिव। ओवर एक्टिव मतलब ब्लैडर हैज बिकम ओवर सेंसिटिव, और जो ब्लैडर ओवर सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि जो ब्लैडर का मेन काम है यूरिन को स्टोर करना और टाइमली यूरिन को खाली करना, ऐसे केसेस में क्या होता है कि पेशेंट को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, और जिसके कारण से पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, जो दिन में 10 से 15 बार तक चला जाता है और रात में 3-4 बार, 5 बार, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। पेशेंट एक सेंस करता है कि सब समय उन्हें यूरिन जाना पड़ेगा, तेज यूरिन लगती है, और कभी कभी उस यूरिन को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, जिसके कारण से लीकेज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर कैन बी ड्राई ओवर एक्टिव ब्लैडर, कैन बी वेट ओवर एक्टिव ब्लैडर। वेट ओवर एक्टिव ब्लैडर इज बेसिकली
urgency, frequency along with leakage of urine को wet overactive bladder बोलते हैं। प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट हम तो पहुँचते नहीं हैं, जिसके कारण से पूरे वर्ल्ड वाइज में 3rd वीक ऑफ जून इनकॉन्टिनेंस वीक की जैसे सेलिब्रेट किया जाता है। एक वीक सेलिब्रेट करने का इसका एक मकसद है ताकि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग इस बीमारी को समझें, ज़्यादा से ज़्यादातर लोग इस बीमारी के लिए अवेयर हो कि ये बीमारी भी होती है और इस बीमारी को ठीक भी किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो सही समय पर अपने डॉक्टर तक पहुँचे। नहीं तो हमने देखा है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर जो हमारी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत से पेशेंट ओवर एक्टिव ब्लैडर जो लंबे समय से कुछ लोग 5 साल 10 साल तक इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं और जब वो हमारे तक आते हैं तब तो कहीं ना कहीं जाके वो काफी ज्यादा मेंटल डिप्रेशन वाले फेज में जा चुके होते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर की बीमारी बहुत कॉमन है और इस बेसिकली द डायग्नोसिस ऑफ, जनरली हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब कि सभी कारणों को जब हम रूल आउट कर लेते हैं तब ओवर एक्टिव ब्लैडर की डायग्नोसिस बनती है। डॉक्टर नवीन राम जी, बात करें इसके कारणों की तो ये OAB क्यों होता है? जनरली लिटरेचर के हिसाब से ओवर एक्टिव ब्लैडर इज डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब कि जब सभी कारणों को हम रूल आउट करते हैं तब ओवर एक्टिव ब्लैडर की डायग्नोसिस बनती है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी होने के बहुत से कारण होते हैं। जब कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, अर्जेंसी है, तो हम लोग उनके बहुत सारे तो हमारे दिमाग में बहुत सारे डायग्नोसिस चलती है, जैसा यूरिन इन्फेक्शन होने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोन्स के कारण हो सकती है, ट्यूमर के कारण हो सकती है, प्रोस्टेट के कारण हो सकता है, स्ट्रिक्चर के कारण हो सकता है। लेकिन जब इन सभी कारणों, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पर कारण नहीं पता लेकिन बीमारी होती है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर इज बेसिकली डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब है कि जब हम इन सभी कारणों को रूल आउट कर दें तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर कोई भी कारण नहीं है लेकिन पेशेंट को सिम्टम्स है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। दैट इज इट हैज नो कॉज, इट इज बेसिकली इडियोपैथिक, हमारे मेडिकल साइंस में बोलते हैं, जहां पर कोई भी कारण नहीं है। बहुत सी थ्योरी आई है कि इट मे बी न्यूरोलॉजिकल कॉज, इट मे बी some other cause which is not been diagnosed. So overactive bladder is diagnosis of exclusion. It is no cause. It's basically is being diagnosed once other cause has been ruled out. डॉक्टर नवीन राम जी, इसके प्रभाव की बात करें तो भारत में लगभग कितने लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं? ओवरएक्टिव ब्लैडर की संख्या इंडिया के पूरे वर्ल्ड वाइज बहुत ही कॉमन है, लेकिन ज्यादातर समय में अंडर रिपोर्टिंग होती है। इसका रीजन है कि या तो ज्यादातर लोगों को बताने की हिचक रहती है, या तो ज्यादातर लोग जो प्रॉपर डॉक्टर के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण से एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है। लेकिन स्टिल अगर हम अपने प्रैक्टिस की बात करें तो अगर हमारे पास यूरिनरी सिम्टम्स के पेशेंट आते हैं तो अगर कुछ डाटा में देखें तो हर 10 में से 2 से 3 पेशेंट को कहीं ना कहीं पे ओवरएक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स होते हैं, वो इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं। और उस हिसाब से ये मेल्स और फीमेल्स में भी इनका रेशियो थोड़ा डिफर करता है। फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है ओवरएक्टिव ब्लैडर एज कम्पेयर टू मेल, और वर्ल्ड वाइज इस बीमारी को हर एज ग्रुप में ये बीमारी पाई जाती है। डॉक्टर नवीन राम जी, की क्या किसी खास एज ग्रुप में OAB होने की संभावना बढ़ जाती है? ओवरएक्टिव ब्लैडर हर एज ग्रुप में पाया जाता है। अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें मेल एंड फीमेल में, तो मेल में एक एज के बाद, स्पेशली 40-50 के बाद में ओवरएक्टिव ब्लैडर के पेशेंट बढ़ते हैं। बहुत से रीजन होते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ ओल्ड एज ब्लैडर कैपेसिटी डिक्रीजेस, बिकॉज ऑफ ओल्ड एज ब्लैडर बिकम्स हाइपरसेंसिटिव। ओल्ड एज पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, स्पेसिफिकली न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है, जैसा पार्किंसन डिजीज होती है। बहुत से कारण होते हैं जिसके इसमें ब्लैडर हाइपरसेंसिटिव है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी ओवरएक्टिव ब्लैडर एज के साथ बढ़ता है। मतलब एक फीमेल में भी सेम कॉज, जहाँ पे ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो सकती है, ब्लैडर बिकम्स हाइपरसेंसिटिव बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, सो दैट मे लीड टू द
ओवर एक्टिव ब्लैडर इन ओल्ड एज। बट ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट यंग एज में, टीनेजर्स में भी काफी पाए जाते हैं। कारण कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई भी डेफिनेट इटियोलॉजी नहीं पाई गई है, लेकिन ये जो डिजीज है दोनों एज ग्रुप में पाए जाते हैं और दोनों मेल एंड फीमेल में पाए जाते हैं। यंग फीमेल्स में, ओल्ड एज फीमेल में, यंग मेल में, ओल्ड एज मेल में। डेफिनेटली द नंबर्स ऑफ पेशेंट्स जो ओल्ड एज में होते हैं वो ज्यादा होते हैं। फीमेल में पोस्ट मेनोपॉजल एज में ये पेशेंट की संख्या ज्यादा होती है। डॉक्टर नवीन राम जी, लाइफस्टाइल की बात करें तो ये कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है? ओवर एक्टिव ब्लैडर से सबसे ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ ही इफेक्ट होती है। मतलब कि ओवर एक्टिव ब्लैडर होने से पेशेंट की मौत नहीं होती है, लेकिन पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इस तरह से इम्पेयर्ड हो जाती है कि बहुत लोग मेंटली डिप्रेशन फेस कर जाते हैं। इसका कारण होता है कि जब कभी पेशेंट ओवर एक्टिव ब्लैडर से ग्रसित है, उन्हें बार बार यूरिन लगता है, उन्हें लीकेज ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है, बार बार फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके कारण से पेशेंट जो मेंटल ट्रॉमा में रहते हैं कि उन्हें हमेशा लगता है कि वो हर बार उन्हें यूरिन जाना पड़ रहा है। वो कोई भी फंक्शन को, कोई भी सोशल गैदरिंग को अटेंड नहीं करना चाहते हैं, और अगर अटेंड करते हैं तो उनका सब समय ध्यान ऐसा रहता है कि उन्हें बाथरूम में जाना है। वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर सकते, कोई भी ऑफिस में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका आधा समय यूरिन जाने में ही लगा रहता है, जिसके कारण से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। रात में वो सो नहीं सकते, क्योंकि जब भी उन्हें नींद आती है, उन्हें रात में 7 से 8 बार या 5 से 7 बार उठना पड़ता है, जिसके कारण से उनकी नींद भी खराब होती है, और इस कारण से वो दिन भर वो एक डिप्रेशन वाले फेज में रहते हैं। तो ओवरऑल ओवर एक्टिव ब्लैडर जो ऐसी बीमारी है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी हद तक खराब कर देती है। लोग मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं, लोग मेंटली डिप्रेशन फेज में चले जाते हैं, और ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं वो यही बोलते हैं, सर अच्छा नहीं लग रहा हमें, डिप्रेशन के फेज में हूँ मैं। लेकिन कारण उनका सिंपल है, क्योंकि उनकी रात की नींद पूरी नहीं हो पाती है, उनका वर्क काफी हद तक इम्पेयर हो जाता है, वर्क इफेक्ट हो जाता है, वर्क हैम्पर हो जाता है, जिसके कारण से वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं जी सकते हैं और डिप्रेशन वाले फेज में चले जाते हैं। डॉक्टर नवीन राम जी, ये भी जानना जरूरी है कि किन स्टेप्स के द्वारा OAB को डायग्नोस किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि ओवर एक्टिव ब्लैडर इज डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। जब कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं जो ओवर एक्टिव ब्लैडर से ग्रसित होते हैं, तो हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो किसी भी डॉक्टर्स के लिए हिस्ट्री से वो बहुत कुछ डायग्नोसिस बनाते हैं। तो पेशेंट की कंप्लेन, उसके बाद एग्जामिनेशन, और उसके बाद बहुत बेसिक टेस्ट होते हैं जिससे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर को रूल आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें यूरिन एग्जामिनेशन है। यूरिन एग्जामिनेशन से हम यूटीआई को रूल आउट करते हैं। ऐसे पेशेंट जो ओवर एक्टिव ब्लैडर से ग्रसित रहते हैं उनको यूटीआई नहीं होता है, उनकी यूरिन में पस्टिल्स नहीं होने चाहिए। इसके अलावा बेसिक टेस्ट जो इजीली अवेलेबल टेस्ट है, सोनोग्राफी में भी हम लोग देख सकते हैं कि कई पेशेंट को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका रेसिडुअल यूरिन, उनके ब्लैडर में यूरिन की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है, उनकी किडनी पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा है, उन्हें स्टोन की प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई ट्यूमर तो नहीं हुआ है। तो ये कंडीशंस जो बेसिक टेस्ट होते हैं, स्पेसिफिकली यूरिन ब्यूटिन माइक्रोस्कोपी हो गया, या सोनोग्राफी हो गया, या इसके अलावा ब्लड शुगर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेनी पेशेंट्स इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटिक ऑल्सो। तो ये सब बेसिक टेस्ट है जिससे हम लोग ओवर एक्टिव ब्लैडर को रूल आउट कर सकते हैं। डॉक्टर नवीन राम जी, किसी भी बीमारी का इलाज बेहद जरूरी हो जाता है, तो किस तरह से इसका इलाज संभव है? किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सेम यहाँ पे भी ओवर एक्टिव ब्लैडर को जब कभी पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले मुझे ये बताते हैं कि उनको अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए। तो कैसे मॉडिफाई करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है कि कुछ पेशेंट वाटर इनटेक को बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो हम उन्हें ये बताते हैं कि दे हैव टू लिमिट द वाटर इनटेक, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सिम्टम्स उनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने के कारण हो रहा है, और यूरिन इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए उनको ज़्यादा पानी को लेना शुरू कर देते हैं। और बार पेशेंट ऐसे होते हैं 5 से 6 लीटर तक वाटर इनटेक अपना लेते रहते हैं, जो उनके सिम्टम्स को एग्रावेट कर देते हैं।
तो ऐसे पेशेंटों को वाटर इंटेक शुड बी लिमिटेड, दैट शुड बी 1 to 1.5 to 2 लीटर, नॉट मोर देन 2 लीटर। रात के समय में उनको वाटर इंटेक कम लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो रात के समय में लिक्विड और वाटर इंटेक लेते हैं तो उन्हें रात में इंक्रीज फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम होगी, और ये इंक्रीज फ्रीक्वेंसी के कारण उन्हें रात की नींद उनकी पूरी नहीं हो पाएगी। तो लिक्विड इंटेक शुड बी लिमिटेड, इट्स नॉट बी मोर देन 1.5 to 2 लीटर। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका डाइटरी हैबिट हमें उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, स्पेसिफिकली स्पाइसी फूड, हाई सॉल्ट इंटेक शुड बी लिमिटेड, बिकॉज इट हैज बीन सीन कि जो पेशेंट्स स्पाइसी फूड लेते हैं, हाई सॉल्ट इंटेक लेते हैं, उनमें भी ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स होते हैं। जो पेशेंट ओबीज होते हैं उनको अपना वेट रिडक्शन जरूर करना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स में काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, ऐसे यहाँ पे ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ हम लोग पेशेंटों को एक्सरसाइज बताते हैं, स्पेसिफिकली कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द बेसिकली पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज। इस मसल एक्सरसाइज से हम पेशेंट को हाउ टू कंट्रोल ब्लैडर वो बताते हैं, कैसे वो अपने ब्लैडर को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। Then urge inhibition is another way to control this overactive bladder, जहाँ पेशेंट को जब कभी भी तेज यूरिन फ्रीक्वेंसी लगती है हम उसे कीगल एक्सरसाइज करना बताते हैं, इससे पेल्विक फ्लोर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना बताते हैं, जिससे ओवरएक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सके। डॉक्टर नवीन राम जी, मेडिकल ट्रीटमेंट और डॉक्टर की सलाह की जरूरत कब पड़ती है? जब कभी भी मेडिकल ज्यादातर केसेस में ओवरएक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स को हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। 80 to 90% केसेस में मेडिकल मैनेजमेंट इज सक्सेसफुल along with behavioral therapy। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट के से भी बीमारियां कंट्रोल नहीं होती है। ऐसे केसेस में हमें बोटॉक्स का बहुत अच्छा रोल पाया गया है। बोटॉक्स इज बेसिकली बोटुलिज्म टॉक्सिन्स, जो अपार्ट फ्रॉम दैट और दूसरे यूज में किए हैं, जैसे फेस के लिए भी यूज किया जाता है। ये बोटॉक्स टॉक्सिन्स हम ब्लैडर के डिफरेंट पार्ट में लगाते हैं, और ये बेसिकली ब्लैडर को कुछ हद तक शिथिल कर देता है, जिसके कारण से पेशेंट्स को ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ओनली थिंग कि इट हैज टू बी रिपीटेड। अगर ये बीमारी बोटॉक्स के इस इंजेक्शन थेरेपी से कंट्रोल होती है तो इसे हर 3 से 4 महीने में हम लोगों को रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि इफेक्ट इसका लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता है। लेकिन डेफिनेटली असर काफी अच्छा है और काफी हद तक बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सी एडवांस सर्जरी आई है जो ओवरएक्टिव ब्लैडर को कंट्रोल करती है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई है, और ज़्यादातर केसेस में मेडिकल थेरेपी, और इसके अलावा मेडिकल थेरेपी जब सक्सेसफुल नहीं होता तो इंजेक्शन बोटॉक्स थेरेपी सबसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर नवीन राम जी, एक एक्सपर्ट की तरह आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मरीजों को? एट लास्ट मैं आप लोगों के सामने ये बोलना चाहूँगा कि मैं अपने 15 ईयर्स की कैरियर में बहुत से पेशेंट ओवर एक्टिव ब्लैडर के देखे हैं, और बहुत से पेशेंट हम तक पहुँच नहीं पाते। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ आप इस बीमारी से ग्रसित नहीं है, लेकिन आपके ऑल अराउंड में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। तो कभी भी आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, लीकेज ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम होती है, और उसके कारण से आपकी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ खराब होती है, उसके कारण से आपकी नींद अच्छी नहीं हो पाती है, तो कभी भी आप इसको लाइटली नहीं लें। आप ये सोचिए कि ये बीमारी बहुत कॉमन है और इस बीमारी को क्योर किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सही समय पे अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, और अगर आप मिलते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप 99 के 100% केसेस में ज़्यादातर समय में बिहेवियर थेरेपी एंड फार्माकोथेरेपी से ही क्योर किया जा सकता है। सिंपल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरएक्टिव ब्लैडर को कंट्रोल करने के लिए। जैसा मैंने बताया कि हेल्दी डाइट, रेस्ट्रिक्टेड वाटर इंटेक, लिक्विड इंटेक, कैफीन, अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग, ये सब अवॉइड करना चाहिए। डाइटरी कंट्रोल, जिसमें ऑयली, स्पाइसी, हाई सॉल्ट कंटेनिंग फूड को कम से कम लेना चाहिए।
रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, फिर वाटर इंटेक को, लिक्विड इंटेक को लिमिट कर लेना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी है जो आप जिसको आप फॉलो करें तो ज्यादातर समय में आप अपनी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। हो सकता है आपको डॉक्टर से, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन अगर आपको इन बिहेवियरल थेरेपी के बाद भी अगर आप क्योर नहीं फील करते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी दवाइयां, एडवांस मेडिकेशंस भी आ गई हैं जो इस बीमारी को 90% से ज्यादा केसेस में कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्टेप्स ऑफ थेरेपी होती है, अगर एक स्टेप में हम सक्सेसफुल नहीं होते, सेकंड स्टेप, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास है। सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में फार्माकोथेरेपी है। अगर फार्माकोथेरेपी जो मेडिकल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो हमारे पास बोटॉक्स थेरेपी है, हमारे पास नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी है, सेक्सुअल मॉड्यूलेशन थेरेपी है, और एट लास्ट जो जो रेसिस्टेंट केसेस होते हैं जहाँ पर हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट भी एडवाइस करते हैं पेशेंट को, स्पेशली ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी जैसी सर्जरी। तो मैसेज ये है कि ट्रीटमेंट ओवरएक्टिव ब्लैडर का हर स्टेज में किया जा सकता है। आप कंप्लीटली क्योर हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि अपनी बीमारी को डिस्कस करना, अपने डॉक्टर तक पहुंचना, सही सलाह लेना, ताकि एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप व्यतीत कर सकें। डॉक्टर नवीन राम जी, कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे साथ OAB पर ये जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।